एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। पेंडेमिक के समय में, महामारी के इस दौर में किस तरह से खुद को सुरक्षित, फ्यूचर को, अपनी जानकारी को, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स को, अपने बैंक अकाउंट को और तमाम आपकी प्राइवेसी को, आपकी जो निजी जिंदगी है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए जब हमेशा आपके साथ ये मोबाइल आपके साथ रहता है। जहां भी आप जाते हैं, लोग तो अ, अपने ड्राइंग रूम से लेकर अपने बेडरूम में फ़ोन का लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी को एक अनऑथराइज़्ड एक्सेस इसमें ना मिले। आप चाहे आपके कंप्यूटर की बात हो, चाहे आपके डेस्कटॉप की बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे बात हो। खास तौर पे आपका जो ज़िंदगी भर की कमाई है, उसमें किस तरह से साइबर हैकर्स जो हैं वो सही लगा रहे हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, जो आपको का निशाना बनाते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? किस तरह से भारत के बड़े शहरों से लेकर गाँवों तक साइबर क्रिमिनल्स की पहुँच बढ़ रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन दुग्गल जी मौजूद हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट है। बहुत-बहुत स्वागत है पवन दुग्गल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो पवन दुग्गल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस पैंडेमिक के दौर में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। देश में नहीं, विदेशों से भी इसके तार जुड़े माने जाते हैं कि जो चीन का नाम बहुत आता है इसमें कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, बड़े संस्थानों पर, सरकारी संस्थानों पर साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर हमले होते हैं। इतना ही नहीं, लोगों की जो निजी जानकारी है, उस पर भी इन साइबर हैकर्स की नज़र होती है, साइबर क्रिमिनल्स की नज़र होती है। तो कैसे ऐसे में खुद को सुरक्षित रखें, आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ? धन्यवाद पूर्णिमा जी। आज हम सबको एक बात याद रख लेनी है कि ना केवल ये युग महामारी का युग है, बल्कि ये साइबर क्राइम का युग है। एक और दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो स्वर्णिम युग है साइबर क्राइम का, वो कोविड-19 के आने के साथ-साथ प्रारंभ हो चुका है। और जब हम इस गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि जितना साइबर क्राइम ने इजाफा पिछले 50 सालों में किया था, उससे कहीं ज्यादा इजाफा इस साल हो गया है। दूसरी बात, अब साइबर के नए नए उभरते हुए अवतार, उसके मैनिफेस्टेशंस नजर आ रहे हैं। तीसरी बात, इन साइबर क्राइम्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय और रीजनल राष्ट्रीय स्तरों पर देखने को मिल रहा है। सन 2020 में पूरी दुनिया भर में लोगों ने $6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे गवाए साइबर क्राइम के प्रति, और ये आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 के आखिर तक अब लगभग दुनिया $8 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे गवा देगी साइबर क्राइम को लेकर। तो जब साइबर क्राइम इतनी बड़ी जबरदस्त इकोनॉमिक फोर्स बन चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आपको समझना होगा कि साइबर क्राइम आपके और हमारे जीवन का अब हिस्सा बन चुका है। तो हम कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं, हो चुके होंगे, या आने वाले समय में हो जाएंगे। तो जब हमें इस बात का आभास होगा, तो कहीं ना कहीं हम आसपास थोड़े जागरूक और हो जाएंगे। अभी तक तो अधिकांश भारतवासियों से बात करो तो वो कहते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम तो पाश्चात्य फिनोमिनन है, हमारे भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं होता और हम संपूर्णतः सुरक्षित है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इंटरनेट पर मैं एक बार चले जाऊं तो मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं और मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके डेटा में लगातार सेंधे आज साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स लगा रहे हैं। देखिए, आज डेटा इकोनॉमी का युग है, डेटा सर्वोपरि है। डेटा वो नया तेल है जो इस इकोनॉमी की विभिन्न ग्रोथ को प्रोपेल कर रहा है, और इस डेटा में ही इंटरेस्ट रखते हैं न केवल साइबर क्रिमिनल्स, बल्कि साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले भी। तभी हम देख रहे हैं कि पिछले साल से लेकर आज तक साइबर आक्रमणों का जो दौर है और उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आक्रमण न केवल अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये कंपनियों पर आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो या चाहे रैंसमवेयर हो, और ये आक्रमण अब इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किए जा रहे हैं। आज अगर कॉर्पोरेट जग पर अगर आप देखें तो सबसे सर्वप्रमुख जो आज साइबर क्राइम उभर कर आ रहा है उसे रैंसमवेयर कहते हैं।
यानी कि हमें एक फिरौती की कहानी तो मालूम ही है वास्तविक जीवन में। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई मेल आ जाती है, कोई प्रोग्राम आ जाता है जो आपके तमाम सारे डेटा के ऊपर एक डिजिटल ताला लगा देता है और कहता है कि साहब अगर आपको इस ताले की चाबी चाहिए तो मुझे इतने पैसे दीजिए बिटकॉइन में, तो मैं आपको चाबी दूंगा, फिर अपना डेटा एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप पैसे देते हैं तो फिर आपका भाग्य है कि आपको वो जानकारी या वो एक्सेस मिलता है या नहीं मिलता। हर 11 सेकंड में पूरी दुनिया भर में एक कंपनी रैंसमवेयर साइबर क्राइम का शिकार होती है। साथ ही साथ अब जो अटैक्स हो रहे हैं वो विशेष तौर पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और रीजनल लेवल्स पर, हेल्थ केयर, वैक्सीन R&D लेबोरेटरीज पर, वहां पर आक्रमण हो रहे हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स चाह रहे हैं कि जो लेटेस्ट शोध हो रही है नए वैक्सीन को लेकर उसका फॉर्मूला चुराया जा सके, डार्कनेट पर बेचा जा सके, विभिन्न राष्ट्रों को बेचा जा सके। साथ ही साथ जब हम अपने एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर भी 3 विशिष्ट प्रकार के जो साइबर क्राइम है बहुत ज्यादा उभर कर खिल कर आए हैं इस कोविड-19 महामारी के दौर में। पहला जो सबसे ज्यादा खिलने वाला साइबर क्राइम है उसे हम कहते हैं फिशिंग, जिसमें जाल बिछाया जाता है। आपको या तो फोन आएगा या आपको ईमेल आएगा कि आपको कोई बहुत बड़ी लॉटरी मिल लग गई है या आपको कोविड-19 की वैक्सीन का एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाने वाला है, आप इस लिंक को क्लिक करें या कोई अटैचमेंट खोलें। जैसे आप अटैचमेंट खोलेंगे या लिंक क्लिक करेंगे, आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपके फोन पर, आपका सेंसिटिव डेटा, क्रेडिट कार्ड डेटा, वो सब चुरा लिया जाएगा, इंटरनेट पर उसका दुरुपयोग होगा। ये सबसे ज्यादा आज की तारीख में प्रचलित साइबर क्राइम है। दूसरा साइबर क्राइम जो बहुत ज्यादा प्रचलित है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां पर क्रिमिनल्स आपकी आइडेंटिटी को चुराते हैं डिजिटल माध्यम में और आपकी आइडेंटिटी को अपनाते हुए गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ताकि जब वो गैर कानूनी गतिविधियां करे जाएंगे, पकड़े आप जाएंगे, वो नहीं जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचेगा। आपकी छवि जो है, रेप्यूटेशन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो पाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो साइबर क्राइम हम देख रहे हैं वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, जहां पर विभिन्न नए नए प्रकार के प्रकरण आज साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं ताकि लोगों की जेबों को हल्का किया जा सके, उन्हें विवश किया जा सके कि वो अपने जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो उसके साथ पार्ट करें। और ये इसलिए ज्यादा उत्पन्न होना शुरू हो गया है क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आर्थिक व्यवस्था ठप सी हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोगों को लगता है कि देखिए साइबर क्राइम से ज्यादा बढ़िया आज की तारीख में पेइंग कोई प्रोपोजिशन है नहीं। तभी हम देख रहे हैं कि अब भारतवर्ष में कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है साइबर क्राइम का, यानी कि अब साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा ले चुकी है। आप छोटे शहरों में जाएं, ग्रामीण इलाकों में जाएं, कस्बों में जाएं, तो आप पाएंगे अधिकांश लोग आज ज्यादा बेंड कर रहे हैं कि वो साइबर क्राइम को अपनाएं और जल्द से जल्द पैसा कमाएं। उन्हें मालूम है पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, उन्हें पता है कानून बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है और उन्हें पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी जुआ खेलेंगे तो काफी अच्छा पैसा कमा कर घर ले जाएंगे। यही कारणवश है कि आज कोरोना काल की महामारी में साइबर क्राइम की महामारी भी बहुत बड़ी तेज रफ्तार से आगे फैल रही है। जी, बहुत ये जो साइबर क्राइम की महामारी है बहुत तेज रफ्तार से फैल रही है इस कोरोना के टाइम पर, कोरोना काल में। पवन दुग्गल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बहुत सारे सेक्टर्स, चाहे एविएशन की बात हो, चाहे पावर सेक्टर की बात हो, चाहे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अपनी बात कर लें, चाहे रेल की, तो ये भी कहा जाता है कि इन साइबर हैकर्स में, इन साइबर क्रिमिनल्स में और खासतौर पे जो इंटरनेशनल हैकर्स हैं, और अब कहा जा रहा है कि अब जो लड़ाइयाँ होंगी वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएंगी। तो ऐसे में इन साइबर क्रिमिनल्स में, साइबर हैकर्स में इतनी भी ताकत है कि ये एक देश के शहर की अ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वायरस घुसाकर पूरे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक सकते हैं, उसको पूरा गिरा सकते हैं, पूरा रेलगाड़ियां रोक सकते हैं, लाइट गुल कर सकते हैं, एविएशन सेक्टर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये जो जिस तरह की ये साइबर वॉर की बातें सामने आ रही हैं, तो इसमें अब किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को सतर्क तो वो रहती होंगी, लेकिन क्या हम और भी ज्यादा हमें इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? मुझे लगता है समय आ गया है कि सरकारों को अब
साइबर क्राइम को एक विशिष्ट राष्ट्रीय प्रायोरिटी के तौर पर देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से साइबर क्राइम को रेगुलेट कर सके। अधिकांश राष्ट्रों ने अभी तक साइबर क्राइम पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुछ ही ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने साइबर क्राइम को लेकर विशिष्ट कानून बनाए हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम के प्रति कानून पारित करके अमल कर दिया है। अधिकांश राष्ट्र कहते हैं कि साहब हमें साइबर क्राइम को लेकर डेडिकेटेड कानून की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी जो राष्ट्रीय दंड संहिता है हम उसके तहत ही साइबर क्राइम में विभिन्न अपराधों को कवर करेंगे। वो भी एक अप्रोच है लेकिन बहुत ज्यादा कारगर रूप से सफल नहीं हो पाई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पाते हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है साइबर क्राइम को लेकर। हालांकि बुदापेस्ट कन्वेंशन जरूर है। ये बुदापेस्ट जो कन्वेंशन है ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेट करने का प्रयास करता है और कोशिश करता है कि विभिन्न कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपनी विभिन्न जानकारी एक्सचेंज कर सकें साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम के प्रति। आज की तारीख में भारत जो है वो इस तरह के बुदापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं कर चुका, लेकिन मैं भारत के संदर्भ में आऊं तो मैं पाता हूं कि हमारे यहाँ धरातल पर बहुत ज्यादा कमजोरियां, खामियां नजर आती हैं। पहली तो ये है कि भारत की तैयारी साइबर क्राइम की महामारी से निपटने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। दूसरी बात, हमने क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व साइबर क्राइम रेगुलेशन को नहीं दिया, यही कारणवश है कि हम आज तक भी कोई साइबर क्राइम के प्रति डेडिकेटेड कानून लेकर नहीं आए। कुछ साइबर क्राइम्स हमने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत परिभाषित कर रखे हैं। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित किया है और जो एक्चुअल वर्ल्ड ऑफेंसेस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के संदर्भ में ज्यादा टॉपिकल बनाया है। लेकिन हम अभी भी पाते हैं कि भारतीय कानून में जो कवरेज ऑफ साइबर क्राइम है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न होकर आ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम की कन्विक्शन रेशो है वो बहुत ही पुअर है। यानी कि अगर पूरे राष्ट्र की अगर आप कन्विक्शन रेशो देखें तो हम 100 केसों में लेस देन 1% केस में हम कन्विक्शन ला पाते हैं। जब 2003 में भारत का पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन हुआ था जिसमें मैं वकील था कंप्लेनेंट का, तो हमें उम्मीद थी कि चलिए अब दरवाजे खुल जाएंगे, नई नई कन्विक्शंस होंगी। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग नाउमीद हुए क्योंकि कानून बदला और इस कानून ने अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित कर दिया। अब हमें मालूम तो है भारत में जब हम रहते हैं तो हम सबके हृदय में, मस्तिष्क में जुगाड़ करने की अपार संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब जब लोग साइबर क्राइम में अरेस्ट होते, वो बाहर निकलते जमानती अपराध के तहत और अपने विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट कर देते, तो हमने देखा कि 2009 के बाद भारतवर्ष में एक अकाल सा आ गया साइबर क्राइम कन्विक्शंस को लेकर। वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा कैपेसिटी आपको बिल्ड करने की जरूरत है। अगर आप महानगरों में देखें तो अभी भी पुलिस अधिकारियों को बाय एंड लार्ज ज्यादा मालूम है कि वो साइबर क्राइम्स को किस तरह डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट या प्रोसिक्यूट करेंगे। लेकिन अब क्योंकि साइबर क्राइम की यात्रा महानगरों से चलते चलते छोटे शहरों, कस्बों तक और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गई है, हम पाते हैं कि उन इलाकों में पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है साइबर क्राइम्स के मामलों से डील करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में मैं जुड़ा हुआ हूँ एक इनिशिएटिव से जिसको हम साइबर लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जिसमें पिछले 3 सालों से हम विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज उत्पन्न लोगों को देते हैं, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। और पिछले 3 सालों में लगभग 26,000 स्टूडेंट्स 172 कंट्रीज से हमारे कोर्सेज कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है कि आप कैपेसिटी बिल्ड जितना ज्यादा करेंगे उतना कम होगा, जितना ज्यादा सक्षम बनाएंगे पुलिस अधिकारियों को ताकि वो नए उभरते हुए साइबर क्राइम्स को डील करने में ज्यादा सक्षम हो और नए टूल्स का इस्तेमाल कर सके, उतना ही मुझे लगता है बेनिफिट होगा भारतवर्ष को और राष्ट्र को। जी, बिल्कुल। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि जो ये साइबर क्राइम की महामारी है, इसके प्रति हमें कानून को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारी भी कहीं न कहीं कमी नज़र आती है सरकारी स्तर पर, गवर्नमेंट लेवल पर। अब मैं भारत की अगर बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, बड़े-बड़े शहरों की बात करूँ, महानगरों की बात करूँ, चाहे हम जिस तरह हैदराबाद की बात करते हैं तेलंगाना में, या फिर हम मुंबई की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे
भारत के शहर हैं, राज्य हैं, जहाँ आपने देखा कि साइबर क्राइम में इस पैंडेमिक के दौरान अचानक से बढ़ोतरी हो गई और किस तरह की ये क्राइम बढ़ने लगे? क्या नए तरीके के मोडस ऑपरेंडी सामने आए? चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे और बड़े शहरों की बात हो, तो जो नेचर ऑफ क्राइम है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? देखिए, पहली तो ये है कि आज हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में कुछ ऐसे महानगर शहर हैं जहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी, ये शहर महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद। कलकत्ता में भी कुछ वृद्धि हुई है लेकिन उस लेवल पर नहीं हुई है। बट हो क्या रहा है, अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ हो गया है। अब क्योंकि साइबर क्राइम कस्बों तक पहुंच गया है, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है, हम पाते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इवनली अक्रॉस द कंट्री। पहले हम बात करा करते थे कि एक गांव है, उसका नाम है जामतारा, और वो गांव इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि गांव में सारे लोगों ने साइबर क्राइम करना शुरू कर दिया। वो पुराना जमाना था। आज इस महामारी के दौर में जामतारा जैसे नए नए गांव रोज उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जी, गांव ने देख लिया है कि इस महामारी में पैसे की कोई बहुत किल्लत है और पैसा उत्पन्न हो नहीं रहा। तो अब गांव के गांव एक साथ एकजुट होकर साइबर क्राइम करने लग गए हैं। तो जामतारा का जो मॉडल है, अब हम देख रहे हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्यों में रेप्लिकेट होना शुरू हो गया है। और ये एक बहुत खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के गांव का इकोनॉमिक मॉडल रेप्लिकेट होगा, जहां गांव के तमाम सारे सदस्य केवल साइबर क्राइम ही करेंगे, तो एक तो उस गांव के अंदर घुसना मुश्किल होगा, दूसरा उस गांव के अंदर घुस के लोगों को पकड़ना मुश्किल होगा, तीसरी बात कि ये लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली savvy हैं और ये नए नए प्रकार के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मसलन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स बहुत साधारण सा टूल है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को लगातार मिटाए चलें। और हम पाते हैं कि जब आप पुलिस के पास भी जाएं तो उन्हें लगता है कि साइबर क्राइम एक बहुत ही छोटा सा साइबर क्राइम है, मतलब कानून की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत माइनर ऑफेंस है। तो वो कहते हैं कि साहब हमें रेप, किडनैपिंग, मर्डर जैसे मेजर ऑफेंसेस पे कंसंट्रेट करना है, इनके लिए हमारे पास समय नहीं है। यही कारणवश है कि क्योंकि पुलिस ज्यादा आपकी साइबर क्राइम को रजिस्टर नहीं कर रही थी, तो केंद्रीय सरकार गृह मंत्रालय ने एक नए पोर्टल का उद्घाटन किया जिसे हम बोलते हैं cybercrime.gov.in। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। आप अपने घर की सुविधा के अंदर बैठे हुए ही आप कोई भी साइबर क्राइम भारत के किसी कोने में हुआ हो, आप वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और फिर आपकी न केवल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, फिर ये रिपोर्ट विभिन्न प्रकार के स्टेट पुलिस को भी फॉरवर्ड की जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिसिंग जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है भारतीय संविधान के तहत। और वो फिर उस राज्य की पुलिस के ऊपर जिम्मेवारी होगी कि क्या वो उस रिपोर्टिंग के आधार पर मुकदमा दर्ज करती है या नहीं। अब साथ ही साथ अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन का भी प्रारंभ किया है। ये हेल्पलाइन इस तरीके से हो रही है कि अगर आप भारत में कहीं कोने में बैठे हैं, आप इस हेल्पलाइन को कॉल करें, आपका कॉल कोई कॉल सेंटर का एजेंट नहीं लेगा, बल्कि एक पुलिस अधिकारी लेगा, और वो आपकी जो शिकायत है दर्ज करेगा। वो एक जो नेशनल पोर्टल है इस तरह की हेल्पलाइन का, वहां पर वो शिकायत दर्ज होगी। और साथ ही साथ अगर ये फाइनेंशियल शिकायत है, खासतौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर, तो जिस जिस बैंक के साथ ये इशू हो रहा है या जहां पर फ्रॉड होने की शिकायत की जा रही है, उस बैंक को तुरंत इत्तला दे दी जाएगी कि साहब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, अगर आपकी पाइपलाइन में कोई पैसा बचा है तो उसको संभाल के रख लीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिए, ताकि साइबर क्रिमिनल उस पैसे को अपने अकाउंट से ना निकाल सके। तो ये अलग अलग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सरकार लगातार प्रयत्नशील है इस दिशा में कि वो लोगों की सुविधाओं को बढ़ाएं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सके। साथ ही साथ अब केंद्रीय सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी रूल्स 2021 को गजट में प्रकाशित कर दिया है, और ये रूल्स 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। इन रूल्स के तहत अब विभिन्न प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर भी अब विभिन्न जिम्मेवारियों को परिभाषित किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्लेटफॉर्म पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर तुरंत कंप्लेंट करेंगे, और आपकी कंप्लेंट को 24 घंटों के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म ओनर है, इंटरमीडियरी है, वो उसे एक्नॉलेज करेगा, और 15 दिनों में आपके इस जो प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस है, उसका निवारण करेगा। साथ ही साथ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी एक नोटिफिकेशन आ गई है जो कहती है कि साहब अगर आपके बैंक से पैसे निकले हैं और उस अनावश्यक पैसे निकलने में आपका कोई रोल नहीं है,
तो आप बैंक को 72 घंटों के अंदर अंदर आप कृपया लिखित में शिकायत दीजिए, और जितना आपका पैसा गया है वो तमाम सारा पैसा बैंक वापस आपके अकाउंट में डाल देगा। और अगर आप बहुत ज्यादा इसको फॉलो अप करेंगे तो बैंक पैसा डाल भी देता है। अगर सिर्फ एक बार कंप्लेंट करके छोड़ देंगे तो बैंक कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि उसको पैसा ना देना पड़े। तो आज नए नए विकल्प आ गए हैं ताकि जी। आपको कुछ रेमेडीज प्रदान की जाए, लेकिन फिर भी खतरा और उसके जो बादल हैं चारों ओर मंडरा रहे हैं। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई पवन दुग्गल जी, कि अगर बैंक से पैसा आपका निकला है जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और 72 घंटों के भीतर अगर आप बैंक को बताते हैं तो, और बार-बार आपको फ़ॉलो अप करते हैं, तो वो आपका पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि जनरल इंप्रेशन ये है कि एक बार बैंक अगर आपका विथड्रॉ कर लिया और जो आपकी नॉलेज में नहीं था, जिसको आपने नहीं दिया, या आपने उसको ट्रांज़ैक्शन नहीं किया, तो उसके मिलने के चांसेस कम होते हैं। ऐसी जनरल परसेप्शन है, और एजुकेटेड क्लास में भी यही परसेप्शन है कि वो पैसा वापस तो आता ही नहीं। तो ऐसे में बैंक से फ़ॉलो अप करना और वो बैंक पैसा वापस करेगा, ये आपने एक अहम जानकारी। दूसरी बात आपने जो कही कि गाँव के गाँव ऐसे बन गए हैं जिनका काम ही ये है भारत में कि वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड हैं। वैसे अगर विलेजेस बन गए तो ये बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत हैरान करने वाली, बहुत ही शॉकिंग बात आप इस माध्यम से कह रहे हैं, जो मुझे तो बहुत हैरान कर रही है, और मुझे ज़ाहिर तौर पर जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत हैरानी वाली बात होगी कि ये इतना ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो गया है कि गाँव के गाँव भारत में इसमें लिप्त हैं, और लोगों को कोई किस तरह से शिकार बना रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि साइबर हेल्पलाइन की आप मदद ले सकते हैं, और जो पोर्टल है उस पर जा सकते हैं cybercrime.gov.in पर। और फाइनेंशियल फ्रॉड को लेके मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अ, जो पाकिस्तान के ज़रिए होते हैं या चाइना के ज़रिए होते हैं, किसी देश का नाम ज़्यादा सामने आता है, क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे याद है कि पहले इस तरह के कॉल आते थे कि आपकी लॉटरी निकल गई है और अब उसमें आप इतना पैसा डाल दीजिए तो आपका पैसा मिल जाएगा, और उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते थे, ऐसी बातें सामने आई थी। इस तरह के क्योंकि जानबूझ के जो लोग जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको खास तौर पे बातों में लेके शिकार बनाया जाता था, और उन्हें किसी को घर में मत बताना, इस तरह की बातें उनसे की जाती थी। तो और वो पैसा जमा करा के आ जाते थे। तो क्या कोई एक विंडो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा जाने का, कि इतने पीरियड में पैसा चला जाएगा या आ जाएगा, तो उसको कहीं रोका जा सके? देखिए, हमें आभास होना पड़ेगा कि इंटरनेट जो है एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। जी। पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों को अगर आप जोड़ लें तो वो इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप दुनिया के एक कोने में बैठे हुए किसी भी और दुनिया के दूसरे कोने के राष्ट्र के कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं, वहां से पैसे उड़ा ला सकते हैं और लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि साइबर क्राइम एक अंतरराष्ट्रीय फिनोमिनन बन गया है, उसको आपको इंटरनेशनल लेवल पर डील करने की आवश्यकता है। बट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई इंटरनेशनल लॉ मौजूद नहीं है साइबर क्राइम को लेकर। जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है वो केवल कुछ मतलब 1/3 कंट्रीज ने ही साइन कर रखा है, 2/3 ने कंट्री ने साइन अभी नहीं किया हुआ है। तो इस संदर्भ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि वो साइबर क्राइम को निपटने में क्या क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। अभी तक क्या होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के रूप में जाना होता है, वो लंबा दौर लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। अगर हमने देखा हो कि नॉर्मल क्रिमिनल्स को एक राष्ट्र से अपने राष्ट्र में वापस लाने में कई साल लग जाते हैं, और साइबर क्राइम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप निवेदन भी करेंगे उस राष्ट्र की पुलिस को, आपको ये भी नहीं पता कि आपको जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी नहीं पता कब तक मिलेगी, और जब तक मिलेगी शायद उस जानकारी का कोई औचित्य भी नहीं रहा होगा। तो इस संदर्भ में आवश्यकता है इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि कंट्रीज हॉटलाइंस में उपलब्ध हो। आज इस वक्त साइबर क्राइम हुआ, हमें पता लगा कि ये साइबर क्राइम की उत्पत्ति जो है एक फलां राष्ट्र से, फोन उठाया और उस राष्ट्र के नोडल ऑफिसर से बात करी, ये क्राइम चल रहा है, तुरंत हमें जानकारी दीजिए, बंदे को पकड़िए। अब वो तब हो पाएगा जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। अभी क्या है ना कि राष्ट्र कुछ ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोवर्ट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्योंकि एक पॉलिटिकल विल नहीं है, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन नहीं हो पाती, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ही दिशा में जाना होगा, वरना आप भारत के अंदर बैठे हुए
आप अंतरराष्ट्रीय जो पैराडाइम साइबर क्राइम का है उसको इफेक्टिवली आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो अंत में मैं आपसे यही समझना चाहूँगी पवन दुग्गल जी कि आम लोगों की जानकारी के लिए कि किस तरह वो साइबर स्पेस में जो वायरस आते हैं उनसे बच पाएँ, किस तरह मैलवेयर या जिस तरह आप बता रहे हैं कि तरह-तरह के जो वायरस है जिससे सिस्टम में घुसा जा सकता है, रैनसमवेयर की जो आप बात कर रहे हैं, तो उन सब से कैसे बचें किस तरह अलर्ट रहिए? क्योंकि आपने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े बताए कि $8 ट्रिलियन गँवा सकता है दुनिया। इस साल की अगर बात करें तो। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और साइबर क्रिमिनल्स सेंध लगा के बैठे हैं पूरे साइबर स्पेस में कि किस तरह इन साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जाए। तो ज़ाहिर तौर पर भारत भी इसकी घटनाएँ बढ़ ही रही हैं इस दौरान और बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से ये क्राइम किया जा रहा है साइबर क्राइम्स। तो ऐसे में आम लोगों को किस तरह अलर्ट रहना चाहिए चाहे उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात हो, चाहे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात हो चाहे डिजिटल इक्विपमेंट्स को के सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे वाई-फाई इस्तेमाल करने की बात हो चाहे पब्लिक या कॉमन स्पेस के इंटरनेट कंप्यूटर या इक्विपमेंट्स यूज़ करने की बात हो। तो कहाँ-कहाँ अलर्ट रहना चाहिए पर्सनल लेवल पर भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर? धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देखिए, आज आग चारों तरफ लगी हुई है। जी। आपका दायित्व बनता है कि आप किस तरीके से आग से बचें या आग के शिकार ना हो। उसके लिए पहली चीज़ आपको जागरूक होना पड़ेगा कि साइबर क्राइम आज इस तरह ग्रो कर चुका है, पनप रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी को ऑलरेडी छूना शुरू कर चुका है। तो ये सोचें कि मुझे कभी साइबर क्राइम होगा ही नहीं, ये गलत धारणा है, गलत माइंडसेट है और उसको आप बिल्कुल भी एनकरेज ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आपको आभास हो जाता है कि साइबर क्राइम से मैं टारगेट बन सकता हूँ, तो आप सडनली थोड़े केयरफुल हो जाते हैं। तो ये सेकंड सिद्धांत है कि आपको कहीं न कहीं ड्यू डिलिजेंस, सावधानी और एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि जी मैं कुछ भी लापरवाही करूँगा और मैं सुरक्षित रहूँगा और सरकार की ज़िम्मेवारी होगी कि मेरे को प्रोटेक्ट करे, ये थॉट प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन पर कुछ अनावश्यक एक्टिविटी कर रहे हैं और आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, तो सरकार तो आपको बचाएगी नहीं आकर। हाँ, कानून ज़रूर है, लेकिन अगर व्यक्ति पकड़े गए तभी तो उनको सज़ा मिलेगी। अगर पकड़े नहीं जाएँगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। तो जी। जागरूकता, ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमें अपने जीवन में साइबर सुरक्षा के महत्व को भी रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। आवश्यकता ये है कि साइबर क्राइम को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट कर लेते हैं, कि जो कुछ भी करना है, वो सोच समझ के साइबर सुरक्षित तरीके से करना है। अच्छा, हम भारतवासियों में एक थोड़ी समस्या है, हम लोग बहुत विश्वासी हैं, जो देखते जी। हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब वो विश्वास वाली जो माइंडसेट है, उसको त्यागना होगा और कहीं न कहीं अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को उत्पन्न करना पड़ेगा। हमें कोई भी जो जानकारी देखें उस पर तुरंत विश्वास हम ना करें, जब तक कि हम उसकी इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन ना कर सकें। अपने डिवाइसेस को हम सुरक्षित ज़रूर रखें बिकॉज़ वहाँ पर ही हम अपना डेटा ज़्यादा रखते हैं। तो चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालें, अच्छा फायरवॉल डालें, ताकि अनावश्यक तरीके से लोग आपके सिस्टम में ना घुसें। अपने डेटा के महत्व को पहचानिए, तो इसलिए अपने डेटा को कृपया बैकअप ज़रूर करिए। हर हफ्ते में, हर 3 दिन में अपने डेटा को एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क में बैकअप करके ज़रूर लेके रखिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये साइबर क्रिमिनल्स आपके सिस्टम में घुस आ गए और आपका सारा डेटा उड़ा ले गए, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप तो है जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेशंस को रिस्टोर कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि अपने जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, डेबिट कार्ड नंबर्स हैं, उनको किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। उनको लिखें भी ना। बहुत सारे लोग को आलस होता है तो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड और पिन नंबर सब वहीं सेव कर लेते हैं। देखिए, मोबाइल को टुडे आज हैक करना एक बच्चों का खेल है। तो कृपया ऐसा कोई भी चीज़ मत कर रखें। अगर ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उसको कंठस्थ कर लें, ताकि आप किसी के साथ शेयर ना कर सकें। अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट्स को कम से कम रखें, ताकि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग होता है, तो आपको कम नुकसान हो। अगर आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, तो अपने ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हर 2 दिन में एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी अनावश्यक ट्रांज़ैक्शन है, तो कृपया उसे रिपोर्ट ज़रूर करें, चुप ना करें बैठें।
पुलिस अधिकारी में रिपोर्ट करें, कंसर्न बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिपोर्ट करें लिखत में कि ये मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है। साथ ही साथ भारत की जो नोडल एजेंसी है साइबर सुरक्षा को लेकर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उनको भी लिखत में आप नोटिफाई करें कि इस तरह का साइबर क्राइम हुआ है। और जहां तक हम लोगों की ये आदत है कि जी मुफ्त में चीज मिल जाए तो अच्छी है, उस आदत को हमें रोकना होगा। जब भी हम कोई पब्लिक स्पॉट में होते हैं और हमें तुरंत मुफ्त वाईफाई नजर आता है तो हमें लगता है चलो टूट पड़े। वो टूट पड़ने वाली जो आदत है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक वाईफाई जो होता है वो कंप्लीटली असुरक्षित होता है। और एक बार आप पब्लिक वाईफाई से अपने मोबाइल से जुड़ जाते हैं तो आपका बिल्कुल मोबाइल एक कोरे कागज की तरह कोई भी हैकर, कोई भी साइबर क्रिमिनल पढ़ सकता है और उसमें जो लिखना चाहे लिख सकता है। तो जो पब्लिक वाईफाई हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें अपने जो इंडिपेंडेंट कनेक्शंस हैं उसका इस्तेमाल करें, या घर या ऑफिस में कनेक्शन इस्तेमाल करें। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कृपया कंपनी के डेटा को महत्व दीजिए। ऐसा ना सोचिए कि चलिए इसकी कॉपी बना के रख लेते हैं, कल को मुझे नौकरी छोड़नी पड़े या इनके कॉम्पिटिटर को कुछ बेचना हो तो बेच देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये तमाम सारी चीजें करेंगे तो ये साइबर क्राइम्स है, इसमें सजा के प्रावधान है। 3 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान है। 1 लाख रुपए जुर्माना से लेकर 10 लाख रुपए जुर्माने के प्रावधान है। तो कोशिश करें कानून के सही साइड पर होकर चलें। कोशिश करें अपने जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर ना करें। जो आजकल वर्तमान भारत की क्रांति चल रही है, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर हर भारतवासी अपनी उल्टी कर रहा है अपनी जानकारी की, उसका कृपया हिस्सा ना बने। हर इंफॉर्मेशन केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। सारी दुनिया के साथ दोस्ती करने का प्रयास ना करें। सारे लोगों को विश्वास ना करें। जागरूक रहें, सतर्क रहें। याद रखिए आप खुद अकेले हैं। जब आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे आपको अकेला ही भुगतना होगा। तो अगर अकेले ही अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, फोन्स को, तो काफी हद तक आप अपने एक उज्जवल डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी इस जानकारी के लिए और तमाम पहलुओं पर साइबर क्राइम से जुड़े चर्चा करने के लिए कि महामारी के इस पैंडेमिक के दौर में किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स जो है वो आपको निशाना बनाए हुए हैं और ये ना समझे कि आप इसका शिकार नहीं हो सकते, इसलिए तमाम सावधानियां बरतें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, तभी आप बच सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।